वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस आधे घंटे में अब हम आपके सवालों के जवाब पर फोकस करेंगे, लेकिन हम हमारे गेस्ट से आपको आज रूबरू कराएं उससे पहले बता देते हैं कि सवाल आपको इस शो में कैसे पूछने हैं। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भिजवाने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवालों का वीडियो शूट कीजिए और वीडियो को अपलोड कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमानों से। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तुगी हमारे साथ है। मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। और शुरुआत करना चाहूंगी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। अर्नब जी, राणा साहब लिखते हैं बीकानेर से कि पीएफ की ब्याज दरें जो अभी अभी कम हुई हैं उससे इनकी पेंशन प्लानिंग अब कैसे आगे बढ़ेगी। पूछ रहे हैं कि अब तक तो 2 साल तक 8.5% के हिसाब से इनको ब्याज मिल रहा था इनके पीएफ के जमा पर, लेकिन अब इसको घटा दिया गया है और इतना घटाने के बाद अब ये ब्याज कैसे जोड़ा जाएगा और कुल मिलाकर इनके हाथ में कितना पैसा आएगा। हालांकि उसके लिए डिटेल्स कम है, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी इन्हीं के सवाल से कि 2 साल जो हमने लगभग 8.5% के ब्याज दर देखी है पीएफ पर, अब वो घट के सीधा 8.1% हो गई है। बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है कि चारों तरफ से हम देख रहे हैं मार पड़ रही है आम आदमी की जेब पर। अर्नब जी, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर इतनी अनिश्चितता का माहौल है। कमाई के लिहाज से अगर हम देखें तो बाजार भी वॉलेटाइल है। दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने का माहौल बना हुआ है। हमारे देश में भी हम एक आधा महीने में बढ़ी हुई ब्याज दरें देखेंगे। अब एक आम निवेशक और आम आदमी की मंशा, ख्वाहिश, इच्छा यही होती है कि उनके हाथ में कुछ पैसे बच जाएं। और जब पीएफ की बात आती है तो ये तो आपकी रिटायरमेंट की पूंजी होती है जिसके लिए आप इसमें पैसे निवेश करते हैं। अब यहाँ पर भी अगर ब्याज दरें कम हो गई हैं और खासतौर से वो लोग जो अभी कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं इसके साथ साथ छोटी बचत योजनाओं में भी अब ब्याज दरें जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हमें ये बताएं कि ये ओवरऑल समीकरण किस ओर जा रहा है। ब्याज दरें घटाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? देखिए, जब हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो उसमें भी जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ ही तालमेल रखता है। तो ओवरऑल रेट्स इन द इकोनॉमी कम हो रहे हैं तो यहाँ पर भी रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ की बात करें तो उसका 85% मनी डेट में है और इंक्रीमेंटल यानी कि जो नया पैसा आ रहा है उसमें से 15% इक्विटी में जा रहा है। अब ओवरऑल इकोनॉमी में रेट्स आप देखेंगे डेट में इतने कम हो चुके हैं, तो ये मेन पोर्शन है जो प्रोविडेंट फंड का अर्निंग था वहां पर रेट्स का रिटर्न इतना कम हो चुका है। इसीलिए खास करके ये आप देख रहे हैं कि ईपीएफओ को रेट्स कट करने पड़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ रेट्स इन आइसोलेशन या पिछले साल या उस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो अर्निंग्स ईपीएफओ करेगा वही अर्निंग्स एज एन इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। तो ये आपको देखना चाहिए कि जो ईपीएफओ है वो अपने फंड या कॉर्पस में कितना अर्निंग कर सकते हैं, और क्योंकि ओवरऑल रेट्स इन द इकोनॉमी कम हो रहे हैं तो यहाँ पर असर होगा। आगे जाते हुए आपको ये भी शायद देखने को मिले कि और रेट्स कम हो जाए, लेकिन आपको ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि जब दूसरे डेट ऑप्शंस है जैसे कि प्रोविडेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स है या स्मॉल सेविंग्स में पीपीएफ है, एनएससी है, उसकी तुलना में अगर हम देखें तो ईपीएफओ का जो रेट है 8.1% वो काफी ऊंचा है या उससे ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो निवेशक है जो इस प्रकार की अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शन है आज की तारीख में। पूरा अपना रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए या तो उनको एक एडिशनल अमाउंट सेव करना पड़ेगा ताकि अपना रिटायरमेंट, यहाँ शायद कोई तकनीकी दिक्कत
आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल हम इस समझाइश को रखेंगे जारी। हेमंत जी, तो अर्नब जी बात कर रहे थे कि अभी आपके पास क्या विकल्प बचता है। हालांकि मौजूदा फिक्स्ड इनकम पे जो आपको ब्याज दर मिल रही है उसके मुकाबले पीएफ में आपको अभी भी ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है, लेकिन जब तक आप रिटायर होंगे तब तक मेरे ख्याल से ये ब्याज दर आपके किसी काम की नहीं होगी। डिपेंड करता है कि आप कब रिटायर होने वाले हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि पीएफ पर तो आपको रिटायरमेंट लेनी ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही नाकाफी होगा आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से अगर देखा जाए। मुझे थोड़ा सा पेचीदा सवाल यहाँ पे जो लोग हमेशा पूछते हैं कि पीएफ से एक हिस्सा कटता है एम्प्लॉयर का और एक कटता है एम्प्लॉय का, इसमें अब कैसे ब्याज दर लागू होती है, कितना हिस्सा कहाँ जाता है, थोड़ी सी ये पेचीदगी आप हमें समझा दें। देखिए कविता, क्या होता है कि जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो पेंशन प्लान के लिए जाता है। तो ये तीन बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे जानने की कि जैसे हम इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी जो इन्वेस्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो सैलरीड क्लास है, उनके लिए ईपीएफओ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है, स्पेशली उनकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है। लेकिन ये काफ़ी सालों से हमें पता था कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट लिंक्ड हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये कम हो गए। और हमने देखा है कि स्मॉल सेविंग के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं और बैंकों में भी हमको कम मिल रहा है। तो आई थिंक इसके लिए कहीं ना कहीं हमें तैयार होने की जरूरत है। और इन एनी केस अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ दें, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, उनको तो इन एनी केस ये एक बड़ा चैलेंज था ही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ईपीएफ जो प्रोविडेंट फंड है ये रहेगा आपका इंटीग्रल पार्ट। जैसे मैंने कहा, जो आपका कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका कुछ हिस्सा जो है वो पेंशन में जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अपना हिस्सा बना रहने दें। अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ऑप्शन से बेहतर है, क्योंकि ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, ये मत भूलिए। तो अगर प्री टैक्स देखें, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो हायर टैक्स ब्रैकेट में है, तो उनको कहीं ना कहीं वैसे भी इस बार टैक्स देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर का जो अगर जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा उसके ऊपर उनको टैक्स देना ही है, तो उनको तो वैसे ही इम्पैक्ट था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपना रोल प्ले करता रहेगा। इसके अलावा जो है जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक हिस्सा बनना चाहिए। और यही एक कारण है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो इंक्रीमेंटल है उसका 15% जो है वो इक्विटी में जाता है, क्योंकि वहां भी देखा गया कि जिस तरह की रिटर्न, क्योंकि आपको ईपीएफ के पैसे में आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखनी है और आपको रिटर्न भी देना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है। एज एन इन्वेस्टर जब अपनी प्लानिंग करते हो तो कोशिश कीजिए कि इसके अलावा जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं जैसे म्यूचुअल फंड जो ऑफर करते हैं उसको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक सच ऐसा है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे जाके हो सकता है इससे और भी कम आपको इंटरेस्ट मिले, तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये अभी चेंज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी से तैयारी करें, अगर आपने पहले नहीं किए, तो आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमेशा से हम आपको कहते आए हैं कि अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग कीजिए। आप पीएफ में अपना पैसा रखते ही हैं रिटायरमेंट के लिहाज से, ये तो सही है, लेकिन इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाकी भी निवेश के विकल्प है जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसकी समझाइश हम लगातार आपको इस शो में देते रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब अतुल दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है 5,000 रुपए से। अतुल नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। जी मैम, यूपी कानपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए, आप खुश हैं वोट के रिजल्ट से? जी। अपनी टीवी की आवाज आप कम कर दें और मुझसे फोन पर बात करें। 5,000 रुपए से आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। आपने अभी तक कोई फंड सिलेक्ट किए हैं? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं किए हैं। अच्छा, तो अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये किस पर्पस से कर रहे हैं? मैम यही है कि बचत के हिसाब से करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, आप इकलौते कमाने वाले हैं अपने परिवार में? जी। अच्छा, और क्या कोई आर्थिक जिम्मेदारी आपके ऊपर? नहीं मैम, वैसी तो कुछ नहीं है अभी। चलिए ठीक है। हेमंत जी, 5,000 रुपीज से शुरू करना चाहते हैं, 2 फंड्स काफी होंगे? हाँ जी बिल्कुल कविता, बिल्कुल 2 फंड
ठीक रहेंगे। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि हर महीने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके आते हैं, क्योंकि आप कंपल्सरी 5,000 रुपीज़ जो है सेव करना शुरू करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में भी वो एक डिसिप्लिन लेके आते हैं, क्योंकि आप अगर स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से जो डर लगता है उसको काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट जो है ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही शुरुआत है एसआईपी से इन्वेस्ट करने की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इस डिसिप्लिन को बनाए रखें और आगे जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े इसका कुछ हिस्सा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट में वो इंक्रीज करते रहें। 2 फंड बिल्कुल ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इनको जैसा इन्होंने कहा कि बचत के हिसाब से है, लॉन्ग टर्म अगर इनकी कमिटमेंट है कम से कम 8 या 10 साल, तो इक्विटी फंड बिल्कुल सही रहेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे वो कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, एक जो फ्लेक्सी कैप जो होती है और दूसरी जो लार्ज एंड मिड कैप है। और यहाँ पे मैं इनको एक फोकस फंड रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उसकी वही है, लेकिन फोकस फंड में क्या है कि एक तो कंसंट्रेटेड बेट रहती है, लेकिन सेक्टर लेवल पे ये काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड होता है। तो उसमें एक फंड है एसबीआई फोकस फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा फंड जो है वो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जो एक लार्ज और मिड कैप फंड है। इसमें कम से कम 35% जो है लार्ज और मिड कैप में, और बाकी 30% जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, वो कहाँ इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कई बार शो में कि ये जितने भी लार्ज और मिड कैप फंड है इनका थोड़ा बायस जो है वो लार्ज कैप पे ही रहता है। तो मुझे लगता है ये 2 फंड बिल्कुल सही होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे इनकी इनकम बढ़े आगे, कोशिश करें उसको बढ़ाएं। और दूसरी बात, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से अलाइन करेंगे तो मुझे लगता है जो इम्पैक्ट इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे आना चाहिए सिस्टमेटिक और रेगुलर जो डिसिप्लिन प्रोसेस का, वो उनको दिखने को मिलेगा। ऑलराइट, एसबीआई फोकस कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। आगे चलकर निवेश बढ़ाएं और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में अगर आप कोई फंड जोड़ना चाहते हैं तो अपना सवाल हमसे फिर से पूछें। और हाँ, निवेश को लेकर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई आप शुरू करें अगर नहीं की है, और अगर कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए। गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इन्हें 15 साल में चाहिए 50 लाख रुपए, और इन्होंने आईएफएल फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई का ब्लू चिप, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स और आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। नमस्कार गौरव, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताएं मुझे आपने कब से ये निवेश शुरू किया है? लास्ट 3 मंथ से किया हुआ मैंने अभी शुरू किया है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो 6,100 रुपए आप कर रहे हैं। कोई खास वजह आपने इन फंड्स का चुनाव किया? हाँ जी मैम, ये चिल्ड्रन की स्टडीज के लिए चाहिए। अच्छा, क्यों आपने एक प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड नहीं शामिल किया? मतलब मैंने जब भी देखा था कि जो मार्केट डाउन जा रही है तो उसमें स्मॉल कैप में जरा ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो मैंने कहा चलो एक स्मॉल पैक में थोड़ा सा रख लेते हैं। चलिए, तो आपको निवेश बढ़ाना तो होगा, साफ तौर से आप बढ़ा पाएंगे, या जब होगी आपसे बढ़ाने की क्षमता तब बढ़ाएंगे? हाँ जी, एक्चुअली मैम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो एनपीएस भी 5,000 कटता है हमारा ना। 5,000 के आसपास। वो तो आपका रिटायरमेंट का हो गया ना। यहाँ पर तो 50 लाख रुपए आपको 15 साल में चाहिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च इकट्ठा करना है ना। हाँ, कोई नहीं मैम, इसमें इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट, ऐसा कोई इशू नहीं। जब हो तब कीजिएगा। और क्योंकि 15 साल की बात है ना, तो 50 लाख रुपए हो सकता है कि आपको कम पड़े, क्योंकि यहाँ पे महंगाई को भी हमें देखना होगा। तो आप एक बार फिर से अपने गोल को रिव्यू कीजिएगा। बहरहाल फंड का सिलेक्शन कैसा है वो चेक कर लेते हैं। अर्नब जी, तो इन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच तो रखी है, लेकिन मेरे ख्याल से फंड और एएमसी के चुनाव में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। क्या सलाह देंगे आप? जी, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इनको गोल है कि 50 लाख इन 15 इयर्स, तो अगर हम एज्यूम करें कि 12% पर ईयर एनम कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, तो उनको पर मंथ 30,000 का निवेश करना चाहिए। तो ये इनके लिए एक बेंचमार्क हो गया, ताकि वो समझ सके कि आज की तारीख में वो कितना निवेश कर रहे हैं और उन्हें कहां तक पहुंचना है। दूसरी बात ये है कि अगर हम उनके पोर्टफोलियो को देखें तो जिस प्रकार से वो उन्होंने जो इक्विटी एक्सपोजर लिया हुआ है वो एक सही एक्सपोजर है, क्योंकि यही जरूरत है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एज फार एज फंड्स आर कंसर्न्ड, मेरा सुझाव ये होगा कि जो इनको एडिशनल अमाउंट निवेश करनी है वो एक मिड कैप फंड में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एडिशनल 5,000 भी निवेश कर सकते हैं। तो वो एक मिड कैप फंड जिसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटीज की तरफ देख सकते हैं। और
जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें उन्होंने जो स्मॉल कैप में एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लिया हुआ है जो 50 स्टॉक्स को फॉलो करता है। तो मेरे हिसाब से वहां पर एक स्मॉल कैप में एक्टिव फंड ज्यादा बेहतर होगा। तो इन्होंने एक्सिस का ही जो इंडेक्स फंड लिया है स्मॉल कैप का वो बदलकर एक्सिस का ही स्मॉल कैप फंड ले तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। और एज फार एज एक फोकस्ड फंड भी है उनके पास जिसमें IIFL का फोकस्ड फंड है। तो मेरा सुझाव सिर्फ वहीं पर ये होगा कि वो शिफ्ट करके SBI के फोकस्ड फंड पे चले जाए तो इससे एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो हो जाएगा और उनके गोल को अचीव करने के लिए ये एक पूरा जो बेस है वो बिल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, गौरव कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस मैम, एक्चुअली मैंने PPF में भी 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका पोर्टफोलियो के साथ कोई लिंक हो जाएगा उसमें? नहीं, वो ठीक है मेरे ख्याल से। ये रिटायरमेंट के लिहाज से आपने NPS और PPF में किया हुआ है। अभी जो आपका फोकस रहना चाहिए अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रहना चाहिए और आगे चलकर अगर आपकी क्षमता हुई बढ़ाने की जो कि हम चाहते हैं आपको करना चाहिए, अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से PPF में अभी आपको छेड़े नहीं, आप विड्रॉ करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं उसमें से? नो मैम, बस वैसे ही पूछ रहा था कि ये इसको कंटिन्यू करेंगे अभी कि विड्रॉ करवा लें, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, उसमें रहना चाहिए आपका पैसा अगर आप चाहते हैं। अर्णव जी क्या राय देंगे आप? नहीं, देखिए PPF का जो अमाउंट है, NPS का जो अमाउंट है वो आपके रिटायरमेंट गोल के लिए है और वहां पर एक मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी की जरूरत है। तो जो डेट एक्सपोजर चाहिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो PPF से और पार्टली NPS से मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि NPS में आपने किस प्रकार का एक्सपोजर लिया हुआ है। तो ये सही है, ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एडिशनल अमाउंट्स भी जो आप रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस मिक्सचर को देख के आप निवेश कर सकते हैं ताकि अपना रिटायरमेंट गोल प्लानिंग भी आप कर सके। आगे बढ़ते हैं। सुजीत सैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुजीत नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? आई एम फ्रॉम दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ओके, आपने कितने फंड्स में निवेश किया है? 8 फंड्स में निवेश किया है, 16,000 की SIP है और 10 सालों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना सर? I invest rupees 16,000 per month. Right. My target is to gather 40 lakhs for my son's higher education. Okay. My son now reading class 3, so I have almost 10 years in my hand, and Okay. I invest this money since 1 year. ओके, 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये जो आपने फंड्स इकट्ठा किए हैं पोर्टफोलियो में, ये खुद रिसर्च की है? हाँ, मैंने खुद रिसर्च करके ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हूँ। ऑलराइट, बहुत फैला हुआ पोर्टफोलियो है हेमंत जी, इसको हम कैसे थोड़ा सा टाइट करें? बिल्कुल सही है कविता। आई थिंक 16,000 के लिए 8 फंड हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्कोप है कि इसको थोड़ा कंसोलिडेशन किया जा सकता है। बट ऐसे स्ट्रैटेजी जैसे उन्होंने कहा 1 साल से शुरू किया है उन्होंने और 10 साल इनके पास और है, तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना SIP के द्वारा आई थिंक एक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही है। तो पोर्टफोलियो मैं कहूँगा कि फंड सिलेक्शन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन क्या होता है जब एक नए इन्वेस्टर है और एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तरह की फंड कैटेगरी थोड़ा सा आप या तो कम एक्सपोजर रखें या तो अवॉइड करें, तो मुझे लगता है अच्छा है। तो मैं कुछ चेंजेस इनको रेकमेंड कर रहा हूँ प्योरली फ्रॉम कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए नहीं कि वो फंड अच्छे नहीं है या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन करेंगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे इनके पास एक टाटा डिजिटल फंड है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है IT सेक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। बट मुझे लगता है कि जब आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बहुत मे बी रेगुलरली उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं सेक्टोरल फंड से थोड़ा दूर है, तो वो बेहतर है। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, उसमें SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस फोकस फंड, जैसा मैंने कहा तीनों फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं इसलिए इसमें चेंजेस रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, बट कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंड जैसे मैंने पहले शो में रिकमेंड किया SBI फोकस, इन तीनों की जगह में अगर वो फंड रखें तो 2 फंड भी कम हो जाएंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो भी आपको मिलेगी। तो एक चेंज कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ये है कि जैसे या तो अगर आप बहुत क्लियर है कि आपका गोल यहाँ पे क्या है, कि अगर सिर्फ रिटायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है, बट अदरवाइज एक से ज्यादा गोल हो तो कोशिश कीजिए कि अपने फंड्स को अलाइन करें गोल से, ताकि उसको पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में थोड़ी आसानी रहती है और आपके जो गोल्स हैं वो अच्छे से आप अपने पूरा कर पाएंगे।
और राइट, चलिए, तो आपको ये सलाह दी जा रही है थोड़ा कंसोलिडेट करना है आपको अपने पोर्टफोलियो को, और आगे निवेश अगर बढ़ाना चाहें तो इसी पोर्टफोलियो में आप बढ़ाइएगा। शो को आगे बढ़ाते हैं और अब निवेश के गुरु मंत्र की ओर बढ़ते हैं। अर्नब जी बताएं, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? अब ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट फ्यू डेज है, तो मेरा कहना सिर्फ यही है निवेशकों को कि सिर्फ टैक्स को देख के इन्वेस्टमेंट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अगर एक गोल की तरफ भी हो तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ टैक्स एंगल को देख के इन्वेस्टमेंट्स जोड़ते जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें आप फंस भी जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए सब कुछ करना ये भी एक सही अप्रोच नहीं। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? कविता, मैं कहूंगा सारे इन्वेस्टर्स को कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं तब भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एक तो वो आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, और दूसरा जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रखेगा कि आप जब सवाल पूछते हो तो ये आप समझ पाओगे कि वो जो भी आपको सलाह दे रहे हैं वो आप अपने फायदे के लिए दे रहे हैं या आपके फायदे के लिए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि कोई और आपको निवेश कर रहा है उसको पूरा डिसीजन मेकिंग उन पर मत छोड़िए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसका आपको बहुत फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। और राइट, चलिए, ये गुरु मंत्र जो आपकी पूरी निवेश की जर्नी में आपको इन पर तामील करना है और बने रहना है और इनको लागू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का, इस पेशकश में शामिल होने के लिए, निवेशकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। लेकिन जाते जाते बताएं दर्शकों को कि अपने सवाल हमसे कैसे आप पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है अपने सवालों को 9619873567, ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे, और अपने सवालों को वीडियो के जरिए भी पूछ सकते हैं। वीडियो शूट कीजिएगा और ये वीडियो अपलोड कर दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।